हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2022। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, तो आप ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो अमेंडेड रूल्स हैं, उनको आप लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाई वाज इट इन न्यूज़। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने अनाउंस किया है दैट द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स आर नोटिफाइड द इंस्ट्रक्शंस ऑन ईपीआर। अब ईपीआर अगेन, ये जो ईपीआर एज अ कॉन्सेप्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे प्रीलिम्स में भी एक्सप्लिसिटली ईपीआर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, ईपीआर की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको हम डिटेल में रीड करेंगे, डोंट वरी। आगे फर्दर स्लाइड्स में हमने इसको डिटेल में कवर किया है। व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ईपीआर। सो यहां पर क्या है, अमेंडमेंट किसमें की गई है? जो आपके ईपीआर के रूल्स हैं उसको कुछ मॉडिफाई किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हैं, उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और हमने टू फास्ट ट्रैक द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्रमोट द ऑल्टरनेटिव्स। सो हम क्या करना चाहते हैं इस अमेंडमेंट से? जो हमने रूल्स 2016 में बनाए थे उसकी फास्ट इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, जिससे हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल खत्म कर पाए और जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज्यादा हैंडी है, क्योंकि जितने भी आपके फास्ट फूड पैक होते हैं वो सारे सिंगल यूज प्लास्टिक में होते हैं। अगर हम उसको बैन करने की बात कर रहे हैं तो हमें ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिससे कि वो सस्टेनेबल हो पाए। अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, इसको भी हम रीड करेंगे, डोंट वरी। So the term extended producer responsibility means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life. अब देखिए, जो extended producer responsibility है, as the name suggests, जो producer है उसको ही मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, जिससे जो ये प्लास्टिक वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट हो सके। अब वो होता क्या है, उसका लिंक क्या है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सिंगल यूज प्लास्टिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2016 में जो रूल्स आए थे वो बैन करने की कोशिश कर रहे थे किसको? दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक को। अब हमें पता होना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। सो एज द नेम सजेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? दे आर डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स which are used only once. So हम इसको सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं और उसको थ्रो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी आपका फास्ट फूड है, जो भी प्लास्टिक में रैप होता है, वो आप यूज करते हैं एंड थ्रो करते हैं। तो यहां पर आप उसको मल्टीपल बार यूज नहीं कर पाते। सो दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है जी। सो हमारी कंट्री में भी प्रोड्यूस approximately 300 million tons of plastic each year and half of it is disposable. Now you can see कितना ज्यादा बर्डन है। आप कहीं भी जाएंगे आपको लैंडफिल्स देखने को मिलेंगे। उन लैंडफिल्स में, डंपिंग ग्राउंड्स में मेजॉरिटी आपको क्या देखने को मिलता है? दैट इज द प्लास्टिक वेस्ट। सो ये जो प्लास्टिक है ये इतना ज्यादा ट्रबलसम क्यों है? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर तो वो बायोडिग्रेडेबल होता तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना होता, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डीकंपोज नहीं हो पाता। अगर ये डीकंपोज नहीं हो पाता, दैट मीन्स ये हमारे एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा। अब उससे सॉइल पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा एंड सो ऑन। तो ये इस वजह से ही ये जो है ये प्रॉब्लमैटिक है, राइट। सो अगर हम कहें तो 150 मिलियन टन हम क्या जनरेट करते हैं? दैट इज डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेस्ट। अब देखिए, जो वर्ल्ड वाइड है, ओनली 10 to 13% ऑफ प्लास्टिक आइटम्स आर
रिसाइकल्ड। अब देखिए, अगर कोई चीज रिसाइक्लेबल है तो वो आपको एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अगर हम दुनिया में देखते हैं तो सिर्फ 10 से 13% ही प्लास्टिक है जो हम रिसाइकल करते हैं। दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द प्लास्टिक इज डिस्पोजेबल, राइट। सो डिस्पोजेबल है, इसका मतलब यूज एंड थ्रो है। अगर यूज एंड थ्रो है तो आपको लैंडफिल्स, डंपिंग ग्राउंड्स बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। अगर आपने दिल्ली में देखा होगा, पूरा एक पहाड़ है, वो पहाड़ एक्चुअली में किसका है? दैट इज प्लास्टिक वेस्ट। सो वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको मैनेज कर सकें, उसको हम कम कर सकें, उसको हम रिसाइकल कर सकें। इसीलिए वी आर टारगेटिंग द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करेंगे तो आप डिस्पोज बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो petroleum based plastic is not biodegradable and usually goes into the landfill। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसका मतलब ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, लेकिन ये बड़े बड़े डिग्रेड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये बिट्स, छोटे छोटे बिट्स में टूट जाता है, डिकम्पोज नहीं होता, ये टूट जाता है, डिग्रेड हो जाता है। जब ये टूट जाता है छोटे छोटे बिट्स में, उनको कहा जाता है दी माइक्रोप्लास्टिक्स। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ये सीपेज करके कहां चला जाता है? इनटू द रिवर्स एंड देन इनटू द ओशंस। तो जो भी आपके एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो जब उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको प्रॉब्लम्स देखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो ये है, ये किस इकोसिस्टम को ज्यादा हर्ट कर रहा है? दैट इज द एक्वाटिक इकोसिस्टम को। तो जितने भी आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें आपको मेजॉरिटी क्वांटिटी देखने को मिलती है, दैट इज माइक्रोप्लास्टिक्स की। अब ये माइक्रोप्लास्टिक्स अगेन जब ये कंज्यूम करते हैं और जब हम फिश खा लेते हैं तो यहां से आपकी बॉडी में बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलती है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? लैंडफिल्स बन जाती हैं। अब उन लैंडफिल्स में पड़े पड़े ये क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं। अब डिग्रेड का मतलब क्या होता है? ये छोटे छोटे बिट्स एंड पार्ट्स में टूट जाते हैं। जब ये छोटे छोटे बिट्स एंड पार्ट्स में टूट जाते हैं तो ये एक्चुअली में सीपेज कहां करते हैं? इनटू दी वाटर। और जब ये वाटर में जाते हैं तो जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जब उनको कंज्यूम कर लेते हैं तो उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा हर्टफुल है बिकॉज ऑफ दिस सिंगल यूज प्लास्टिक। आई होप आई एम क्लियर। आपको सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में पता चला होगा। अगेन आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि जब भी आपसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या फिर प्लास्टिक वेस्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आपके पास डेटा होना चाहिए। तो आपको अप्रोक्सीमेटली पता होना चाहिए कि कितना प्लास्टिक हम जनरेट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कीवर्ड था दैट वाज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अब देखिए जब भी कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन होता है उसके बाद मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के बाद क्या करा जाएगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा और वो यूजेज में आएगा। तो एंड यूज क्या है? कस्टमर का। जब डिजाइन किया गया है तो वो कौन है? प्रोड्यूसर। सो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई भी प्लास्टिक जनरेट किया है, जो उसका प्रोड्यूसर है वो ही उसको मैनेज करेगा। सो वेस्ट जो यहां पर जनरेट हुआ वो वेस्ट को ही एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा? आपको किसको होल्ड करवाना पड़ेगा? दैट इज द प्रोड्यूसर। सो ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको मैनेज करना। ठीक है जी। सो दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आई एम क्लियर। सो प्रोड्यूसर्स टेक द फिजिकल और द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट और द डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दैट हैव रीच्ड देयर एंड ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, यू यूज कोई भी मोबाइल फोन,
अब जब आपने मोबाइल फोन यूज कर लिया, उसके बाद क्या है, ये वेस्ट है ना। अब इस वेस्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत सारी चिप्स भी देखने को मिलेंगी और बहुत सा प्लास्टिक वेस्ट भी मिलेगा। तो यहां पर क्या है, प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये जो वेस्ट जनरेट हुआ है इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की ड्यूटी भी आपकी है, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, आपको यहां से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर ने एक मोबाइल फोन बनाया। अब ये मोबाइल फोन किसके पास चला गया, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, उसके बाद ये एज अ वेस्ट जनरेट हो गया। जब ये एज अ वेस्ट जनरेट हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे वो पहले वेस्ट को कलेक्ट करे, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट या फिर इसकी मैनेजमेंट कर पाए। क्योंकि एक कंज्यूमर के पास ऐसी कोई डिवाइसेस, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो इस वेस्ट को ट्रीट कर पाए। तो यहां पर क्या है, आपका जो भी वेस्ट बन रहा है पहले आप उसको कलेक्ट करें और कलेक्ट करके प्रोड्यूसर के पास पहुंचाया जाए, जिससे कि वो प्रोड्यूसर उसको क्या कर पाए, मैनेज कर पाए, ट्रीट कर पाए। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स के पास इतना टाइम एंड मनी नहीं है कि वो ये इंडिविजुअली करे। तो यहां पर क्या बनाए गए हैं, पीआरओज बनाए गए हैं। सो वो ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली में क्या करती हैं, कलेक्शन करने का काम करती हैं। जब वो उसको कलेक्ट कर लेंगी उसके बाद उसके वेस्ट को मैनेज करेंगी, राइट। सो यहां पर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल फोन्स हैं तो सैमसंग कंपनी, नोकिया, ठीक है, बहुत सी कंपनीज क्या करेंगी, अपनी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस बना लेंगी। वो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में क्या करेंगी, एक फंड बना लेंगी। वो फंड में फंडिंग कौन डालेगा, ये सारे फोन मैन्युफैक्चरर्स। जितने भी फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कुछ ना कुछ अमाउंट किस में डालेंगे, इस फंड में डाल देंगे। और इस फंड से जो भी पैसा जनरेट होगा वो पैसा कहां पर लगाया जाएगा, इस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए और इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि कस्टमर क्यों देगा, मतलब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करेगा, फोन यूज करेगा, फेंक देगा, है ना। तो यहां पर कस्टमर को भी कोई ना कोई आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा। अब देखिए इंसेंटिव कैसे दिया जाता है, इस चीज को समझिए, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, अब कंज्यूमर को भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस मोबाइल फोन को यूज करेगा और फेंक देगा, है ना। अब जब तक इसको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा तब तक ये फोन वापस क्यों करेगा, कलेक्शंस को, जो कलेक्शन करने आते हैं उनको फोन वापस क्यों करेगा, जब तक इसको कोई इंसेंटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर ने सैमसंग का फोन लिया, सपोजिटली उसकी प्राइसिंग थी 40,000, ठीक है जी। अब क्या किया जाएगा, आपसे इस 40,000 के अलावा कुछ अमाउंट चार्ज किया जाएगा, लेट इट बी 1500, कि 1500 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है कि जब आप ये फोन डिस्पोज ऑफ करेंगे, बी 2 years, बी 3 years, बी 4 years, आप जब भी ये फोन डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आप हमें देंगे। ये जो वेस्ट जनरेट आप करेंगे वो आप हमारे कलेक्शन सेंटर्स में देंगे। तो आपको ये जो 1500 है प्लस द इंटरेस्ट, हर साल का आपको इंटरेस्ट हम देंगे, राइट। सो हम प्रोवाइड करेंगे बी 2%, बी 3%, वॉट एवर, वो 1500 चार्ज अमाउंट होके अराउंड 2000 बन जाएगा। तो जब आप अपना फोन डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आपको अराउंड 2000 to 2500 हम देंगे विद द इंटरेस्ट, जो कि हमने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया था उस पे सालाना जितनी बार भी, जितने मंथ्स, जितने साल आप उसको यूज करेंगे उस पे इंटरेस्ट हम देंगे आपको। तो यहां पर कंज्यूमर को भी क्या मिल गया, इंसेंटिव मिल गया। इसीलिए वो जो वेस्ट जनरेट करेगा उसको वापस कहां देगा, इन दी कलेक्शन सेंटर्स। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो यहां पर इंसेंटिवाइज किया गया है किसको,
कंज्यूमर्स को भी इंसेंटिवाइज किया गया है कि जिससे कि वो जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो प्रॉपर डिस्पोजल पे दे सकें। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो आपको ये समझ आ गया होगा प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक की कहानी। और ईपीआर क्या है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के थे वो क्या थे। अब देखिए सिंपल है, उनको मैंडेट किया गया था जो जनरेटर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हैं टू टेक दी स्टेप्स टू मिनिमाइज जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्रिवेंट लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड यू हैव टू सेग्रीगेट दी वेस्ट। ठीक है जी। दूसरा क्या था, रूल्स ने मैंडेट किया था द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल बॉडीज, ग्राम सभास एंड वेस्ट जनरेटर्स, रिटेलर्स एंड इवन स्ट्रीट वेंडर्स टू मैनेज दी प्लास्टिक वेस्ट। सो अब जनरली आप देखते हैं जो भी प्लास्टिक जनरेट होता है, जो भी वेस्ट आपके घर का जनरेट होता है, वो जनरली रैग पिकर्स लेके जाते हैं। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, उन रैग पिकर्स को भी इस क्रोनोलॉजी में ऐड कर सकते हैं जिससे कि कलेक्शन बहुत आसान हो जाए। क्योंकि आपको अगर कंज्यूमर को कोई चीज फेंकनी है तो वो डस्टबिन में जाकर फेंक देगा, राइट। तो वो वहां पर सेग्रीगेटर्स कौन होते हैं, दीज रैग पिकर्स। तो यहां पर हम इस क्रोनोलॉजी में रैग पिकर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जिससे एफिशिएंसी क्रिएट हो जाए, राइट। जो कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम किसको दे सकते हैं, दी रैग पिकर्स। सो यहां पर क्या है, इनकी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जाएगी और यहां पर ये उस क्रोनोलॉजी में उस ट्रेल में ऐड हो जाएंगे जिससे कि जो ट्रेल है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है जी। सो दिस वाज द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब न्यू रूल्स कौन से आए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। अब ना 4 कैटेगरीज में प्लास्टिक को कैटेगराइज किया गया है। कैटेगरी 1 में है जो रिजिड प्लास्टिक्स हैं, जो बहुत सारे प्लास्टिक्स इंक्लूड होते हैं। तो जो भी रिजिड प्लास्टिक है जो डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, हम बार बार उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज इन कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में आते हैं फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स। जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिजिड प्लास्टिक की बात करें तो आपके टिफिन्स, जो भी प्लास्टिक टिफिन्स होते हैं वो सारे क्या हैं, दे आर रिजिड प्लास्टिक्स। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स आपके कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 3 में मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स आते हैं जिसको हम एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। और जो आपके कैटेगरी 4 है वो प्लास्टिक शीट या फिर पैकेजिंग या फिर कैरी बैग्स जिससे बने होते हैं, दे फॉल इन दिस कैटेगरी। तो हम क्या कर सकते हैं, 3-4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, रिजिड प्लास्टिक्स है। दूसरी कैटेगरी में फ्लेक्सिबल, उसके बाद आपके मल्टीलेयर, और लास्ट वाले में आ जाते हैं जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स होते हैं, वो ऐड होते हैं आपके इन दी कैटेगरी 4। ठीक है जी। सो न्यू रूल्स में क्या किया गया है, प्लास्टिक वेस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेग्रीगेशन किसकी करी गई है, जो प्लास्टिक पैकेजिंग है। अब क्या है, जो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है उसको हम रीयूज के लिए यूज करेंगे। सो यहां पर मैंडेट किया गया है दैट यू हैव टू रीयूज दी रिजिड प्लास्टिक। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब देखिए यहां पर क्या है, सपोजेडली एक प्रोड्यूसर को टारगेट दिया गया था कि जो भी आप प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं उसका 40% आपने मैनेज करना है। सो द टारगेट वाज गिवन। अब क्या है, यहां पर सपोजेडली उस प्रोड्यूसर ने 40% नहीं 50% जो अपना प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस किया था उसने प्लास्टिक, उसको 50% उसने रिसाइकिल कर दिया। इसका मतलब जो टारगेट दिया गया था उसने ओवर अचीव कर लिया। जब यहां पर ओवर अचीव कर लिया है तो यहां पर उसको मौका दिया गया है दैट ही कैन ट्रेड दिस। तो यहां पर उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि ओके आपने 10% अपना टारगेट से ओवर अचीव किया है और ये जो 10% है आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर प्रोड्यूसर्स को भी इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के लिए तो ये लायबिलिटी है ना।
तो यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर्स को भी एडवांटेज दी जाए जिससे कि वो ट्रेड कर पाए, तो यहाँ पर उनको भी एडवांटेज दी गई है। अब ये कंपनी वन थी, सपोज उसको टारगेट क्या दिया गया था 40% का, लेकिन उसने टारगेट को क्या कर लिया, ओवर अचीव कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, इन सर्टिफिकेट्स को बेच सकता है। सपोज दूसरी कंपनी है, उसको टारगेट दिया गया था 40% का, लेकिन वो सिर्फ 30% ही टारगेट अपना कंप्लीट कर पाई, तो इसका मतलब अंडर अचीव किया है। तो ये जो 10% है ये इसको दे सकता है। तो यहां पर ये जो सेकंड कंपनी है, फर्स्ट कंपनी को पैसा दे देगी। ऑन द अदर हैंड जो यहां पर ये 10% लैक कर रहे थे, ये 10% इससे खरीद लेंगे। सो यहां पर प्रोड्यूसर्स को भी इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल। अब देखिए ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, दैट इज सीपीसीबी की है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जितनी भी रजिस्ट्रेशन करी जाएगी वो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, दैट इज सीपीसीबी। अब रजिस्ट्रेशन में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, वो वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं और एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जहां पर सारा डेटा रखा जाएगा कि कौन प्रोड्यूसर्स हैं, कौन रिटेलर्स हैं, कौन कलेक्शन करने जाएगा एंड सो ऑन। ये सारी ड्यूटी किसकी है, दैट इज सीपीसीबी की है। और एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसके तहत सबकी रजिस्ट्रेशन करी जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन। अब ये मैंने आपको बता दिया जहां पर कॉम्पनसेशन दी जाएगी। सो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन विल बी लिवाइड अपॉन द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल with respect to non-fulfillment of EPR targets by producers. So यहां पर क्या है, अगर आप अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। सो यहां पर कॉम्पनसेशन का भी एक दिया हुआ है जिससे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इफेक्टिव वर्क कर पाए, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या रूल्स आए हैं, दैट इज द कमिटी टू रेकमेंड द मेजर्स। अब देखिए जो ईपीआर है, जो भी अमेंडमेंट्स की गई हैं, जो भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, वो जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाएगी, वहां पर एक कमिटी बनाई गई है जो कि रेकमेंड कर पाए मेजर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एनुअल रिपोर्ट ऑन ईपीआर पोर्टल। अब देखिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है जहां पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैनेज करती हुई दिखेगी और यहां पर एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया वो प्रोड्यूस करके कितना वो वेस्ट मैनेजमेंट कर पाए, ठीक है जी। सो दिस इज द एनुअल रिपोर्ट ऑन ईपीआर पोर्टल, डन। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, इट विल प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक्स। अब देखिए हमने कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी 1 में जैसे रिजिड प्लास्टिक से, तो यहां पर कोशिश की जाएगी जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया जाए और जो भी आपका रिजिड प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, उसको हम रीयूज या फिर रिसाइकल कर पाए। तो यहां पर कुछ ऑल्टरनेटिव्स की बात की गई है। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द सर्कुलर इकोनॉमी। अब देखिए सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो उसके जनरेटर्स हैं उसके बाद जब वो वेस्ट बन जाता है वो वेस्ट जनरेटर के पास दोबारा चला जाए। तो यहां पर यही हो रहा है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मकसद ही हम क्या करना चाहते हैं, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं जिससे जो वेस्ट है वो कम से कम हो, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आता है, दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। अब जो भी आपका प्लास्टिक वेस्ट है उससे जो भी पोल्यूशन हो रहा है, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम कम कर पाए। नेक्स्ट, इंडिया जनरेट्स अबाउट 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम aims to almost triple its plastic waste management to 100 cities in India by 2024. So UNDP इसमें हेल्प कर रहा है जिससे हम क्या कर पाए कि ऑलमोस्ट ट्रिपल प्लास्टिक वेस्ट मैनेज कर पाए और हम जनरेट कितना करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.4 मिलियन टन्स। अगेन यहां पर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब तक आप डेटा नहीं लिखेंगे तब तक आपका आंसर सब्सटैंशिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। लास्ट आता है, accumulation of plastic waste is detrimental to environment and when this waste finds its
its way into the sea, there can be major harm to the aquatic system. इसके बारे में हम पहले भी रीड कर चुके हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसी की वजह से यहाँ पर आपको सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन देखने को मिलेगा, जिससे हमारा aquatic इकोसिस्टम जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अब देखिए यहां पर क्या है, अब ब्लैंकेट बैन विल नॉट स्टॉप मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। देखिए अब सिंगल यूज प्लास्टिक मैंने आपको बताया फास्ट फूड पैकेजिंग के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, तो अगर आप ब्लैंकेट बैन कर देंगे तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ आपको एडवांटेजेस देखने को मिलेंगी? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जब तक आप ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक सिंगल यूज प्लास्टिक पे हम बैन नहीं कर सकते। सो यहां पर क्या है, आपको ऑल्टरनेटिव्स की फॉर्म में क्या करना चाहिए, जो भी रिजिड प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, मल्टी लेयर प्लास्टिक है, वो हम ज्यादा यूज करें, जिससे कि हम उसको रीयूज भी कर पाए। ठीक है जी। सेकंड क्या है, फाइंडिंग सब्स्टिट्यूट्स फॉर यूज एंड थ्रो प्लास्टिक्स। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग प्लास्टिक को छोड़ के किसके लिए जा रहे हैं, जूट के लिए जा रहे हैं, तो यहां पर हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। अब ऑल्टरनेटिव्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे प्लास्टिक्स में ही ढूंढो, चाहे कोई और ड्यूरेबल चीज जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, द गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली प्लेस फाइन्स फॉर नॉट अडहेरिंग टू द गाइडलाइंस बट इंसेंटिवाइज प्रोड्यूसर्स टू स्विच टू मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अब हमें सिर्फ यहाँ पर फाइन ही इंपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है अगर वो टारगेट को मीट नहीं करते। तो यहाँ पर सिर्फ फाइन से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोड्यूसर्स को ही कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, जिससे कि वो मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पे स्विच कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद द प्रॉपर मॉनिटरिंग, promoting the responsible consumerism is very important। अब देखिए सिर्फ आपने बर्डन किस पे डाल दिया है, प्रोड्यूसर्स पे डाल दिया है। आपको क्या करना चाहिए, मेजर चंक आपका कहां पर होना चाहिए कि जो कंज्यूमर्स हैं वो इसको प्रॉपरली यूज करें, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म की बात करी जाए। ठीक है जी। एंड लास्ट, citizens also have to bring behavioral change। अब citizens को behavioral change लाना पड़ेगा, जिसमें हम सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम यूज कर रहे हैं उसको थ्रो ना करके हम सिंगल यूज जो प्लास्टिक्स हैं उसी को यूज करना बंद कर दें। ठीक है जी। सो यहां पर क्या है, बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो चीज है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाए। राइट। So this was the holistic coverage of plastic waste management amendment rules of 2022, जिसमें आपने सिंगल यूज प्लास्टिक पढ़ा, EPR को डिटेल में पढ़ा, इससे इश्यूज क्या है और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, जिससे हम इसको और भी ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।